इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हमने कोटा जाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर वालिद साहब को छुट्टी ना मिल पाई तो उन्होंने भाई फयाज से कहा कि मैं कुछ दिन बाद जाऊँगा, तुम लोग पहले चले जाओ। शहर देखने का मुझे भी अरमान था। वालिद साहब ने हमारे सफ़र का इंतज़ाम कर दिया और हम अपने ख्वाबों के नगर को रवाना हो गए। रावलपिंडी से एक लंबा सफ़र था और रास्ता भी बहुत दुश्वार गुजार था। बहरहाल हम 15 घंटे का सफ़र तय करके इस गांव पहुंच गए जहां अबू के दोस्त का घर था और हमने उनके वहां क़याम करना था। हम सफ़र से बहुत थके हुए थे। इस दिन तो आराम किया, अगले दिन अपने मेज़बान के पड़ोस में गए। वहां कुरान ख़ानी हो रही थी। मैंने अंकल की बेटी से पूछा, ये किस लिए? वो बोली, आज उनके बेटे की बरसी है। जिस लड़के की बरसी थी उसकी बहन से बातचीत हुई। उसने बताया कि मेरे भाई का नाम जाहिद था, उसको गोली लगी थी। मैंने इस लड़की से अफसोस किया और मज़ीद कोई सवाल ना किया। अलबत्ता घर आकर से पूछा कि तुम्हारी पड़ोसन लड़की के भाई को गोली किसने मारी थी? वो बोली, किसी ने नहीं। तो फिर अर्शिया ये क्यों कह रही थी कि इसका भाई गोली लगने से मरा था? हाँ, वो सही कह रही थी, जाहिद वाकई गोली लगने से ही मरा था। ये अजीब बात थी कि वो गोली लगने से मरा था मगर गोली किसी ने ना मारी थी। मुझको हैरान देख शीजा ने बताया कि जाहिद एक बहादुर और हर दिल अजीज लड़का था, लेकिन एक लड़की की बात का एतबार करने पर जान से गया। दरअसल वो दूसरों की बात पर बहुत जल्दी यकीन कर लेता था। बचपन से हमारे घर आता था, तभी हम इसको अच्छी तरह जानते थे। इसकी आदत थी कि सुबह दम सैर को निकल जाता था। एक रोज़ हसब मामूल सुबह की सैर को गया। वापसी में उसको प्यास लगी। रास्ते में चश्मा था जहां से रोज लड़कियां पानी भरा करती थीं। वो वहां ठहर गया। कुछ लड़कियां जो मशकीज़ें लेकर गुजर रही थीं, इनसे पानी का सवाल किया तो किसी लड़की ने भी अपने मशकीज़े से इसको पानी ना दिया। चश्मा तक वो जा नहीं सकता था कि यहाँ जब लड़कियों और ख़वातीन के पानी भरने का वक्त होता तो मर्द आस्तफ नहीं जाते थे। सभी लड़कियां इनकार करके चली गई, लेकिन एक कमसुन लड़की जो 15 बरस की थी ठहर गई। इस मासूम सी धानी दोपट्टे वाली लड़की ने अपने मशकीज़े से जाहिद को पानी दिया। इस रोज़ बादल छाए हुए थे, बरसात का मौसम था। चंद लम्हों में ही छमाछम बारिश बरसने लगी। बारिश का आना फाना इस साज़वर पड़ा कि लड़कियों के लिए भरे हुए मशकीज़े लाद कर घर तक पहुंचना दूभर हुआ। बाक लड़कियां तो किसी न किसी तरह ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर चलकर नज़रों से ओझल हो गईं, लेकिन धानपान सी धानी दोपट्टे वाली ज़हरा पीछे रह गई। ये वही थी जिसने रुक कर जाहिद को पानी दिया था। उसको भीगता देख जरा फासले पर पहुंचकर जाहिद रुक गया। वो मशकीज़ा उठाए बेहाल हुई जाती थी। तभी जाहिद ने पानी से भर हुआ मशकीज़ा इससे ले लिया। बोला, तुम चलो, मैं ये मशकीज़ा तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। पहले तो लड़की झिझकी, लेकिन बारिश और मौसम के बिगड़े तेवर देखकर मान गई। आगे कदम बढ़ाने से कबल लड़की ने सवाल किया, तुम किसके बेटे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं लाला आज़म का बेटा हूँ। क्या तुमने उनका नाम सुना है? और मेरा नाम जाहिद है। अच्छा, ठीक है। लड़की मुतमईन हो गई। मशकीज़ा इसके हवाले करके वो खुद मुल्की फुल्की होकर पहाड़ी रास्ते पर कलांच भरती नज़रों से ओझल हो गई। जाहिद के लिए बातचीत की हद तक तो वो अजनबी थी, लेकिन रिश्तेदारी के लिहाज से गैर न थी। वो इसके वालिद के चचाजाद भाई एहसान खान की बेटी थी। वो इसका घर भी जानता था, अलबत्ता उनके घर आना जाना बहुत कम था। जहरा ने घर में दाखिल होकर अपने छोटे भाई खानजादा से कहा, दरवाजे पर रहो, लाला आज़म का बेटा मशकीज़ा ला रहा है। इसके साथ इसने ये कहानी भी सुना दी कि बारिश की वजह से इसका पैर फिसल गया था तो पैर में मोच आ गई। वो करपने लगी ताकि मशकीज़ा किसी नौजवान को थमाने का कुछ जवाज़ बने। यहाँ बारिश तो अक्सर होती थी, किसी से मदद लेने का ये कोई बेहतर जवाज़ नहीं था। वो हाय हाय करती चूल्हे के पास बैठ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और कान दरवाजे की जानिब थे। दस्तक हुई और छोटा भाई दौड़ा गया। इसने वज़नी मशकीज़ा थामना चाहा मगर थाम ना सका। तभी जाहिद ने कहा, इजाज़त हो तो मैं ही अंदर पहुंचा दूं।
लड़के ने माँ से पूछा। वो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लड़का कोई गैर नहीं, लाला आजम का बेटा है। हिउ बचायो, मशकीज़ा उधर डाल दो। उसने मिट्टी के बड़े से मर्तबान नुमा बर्तन की तरफ इशारा किया। जब जाहिद वापस जा रहा था, इसने जहरा पर नजर डाली जो पाँव में मोच का बहाना किए कर रही थी। ये दोनों का पहला तारुफ था। जाहिद अब भी रोज शेर को निकलता था, लेकिन अब बात जरा सी मुख्तलिफ हो गई थी। वापसी पर उसका रास्ता सूना नहीं होता था। वहां परा में एक लड़की इसका इंतजार कर रही होती थी। जब वो अकेली रह जाती, जाहिद इसके मशकीज़े से पानी पी लेता। इससे कब्ल कि ये राज तश्त अज़बाम होता, जहर की एक साथी लड़की ने इसकी माँ को खबरदार कर दिया कि लाला आज़म का लड़का रोज़ रास्ते में मिलता है और जब जहरा अकेली होती है तो ठहर कर उसके मशकीज़े से पानी पीता है। अब जहरा कूड़ों को या फिर इनको रिश्ता दे दो। इससे पहले कि ये बात बुजुर्गों में दुश्मनी का आगाज़ करे, वो समझदार औरत थी। उसने लाला आज़म के घर आना जाना शुरू कर दिया। बातों बातों में बेटी का भी जिक्र किया कि इसके रिश्ते के लिए फिक्रमंद है। उनको ये भी कहा कि अगर 50 भेड़ें दे सको तो लड़की का बाप और भाई फौरा मान जाएंगे। जहरा खूबसूरत थी और जाहिद की माँ अपने बेटे के लिए खूबसूरत और कमसुन लड़की का रिश्ता चाहती थी। जाहिद के बाप के लिए 50 भेड़ें दे देना मामूली सवाल था। जब बीवी ने लाला आज़म से ये सारा मामला बयान किया तो उसने कहा, अगर ये लड़की हमारे लड़के की मर्जी के मुताबिक है तो 50 किया में 100 भीतर में देने पर राजी हूँ। तुम फौर अजहरा की माँ से बात पक्की करो। 100 भेड़ें मामूली मुआवजा ना था। जहरा के लिए इससे उचेर शत्ता नहीं मिल सकता था। दोनों घरानों के ताल्लुकात खुशगवार थे, लिहाजा रिश्ता पक्का कर दिया गया। अब जहरा को सहेलियों से खौफ नहीं था। अब कोई बदखा उनको बदनाम न कर सकता था। ताहम मंगेतर से सर्रा मलना सहेलियों के लिए ना सही, लेकिन वालिद और भाई के नज़दीक मयूब बात थी और उनकी गैरतों के मुनाफी भी। तभी अपनी बेचैनी को कम करने की खातिर ये दोनों एक रिश्तेदारी लड़की के जरिया अपनी गुफ्तगू एक कैसेट में रिकॉर्ड करके एक दूसरे को भिजवाते थे। इस जमाने में वादी के मैदान में रिवायती खेलों के मुकाबले होते थे। इन मुकाबलों को देखने अर्द गिर्द के गांव और शहरों से भी लोग आते थे। एक मुकाबला नेज़ाबाजी का भी होता था कि घोड़े पर बैठकर नेज़े को निशाने पर मारना था और हिरन या बिक्री को नेज़े से उठाना था। जहर का बड़ा भाई इस खेल का माहिर था। हर साल मेले में वो इस खेल का मुजाहरा करता था। कोई इससे जीत ना पाता था। इस बार मगर उसका मद मुकाबिल जाहिद ठहर गया और उसने मुकाबला जीत लिया। जहरा का भाई सिंगर इस जीत को हज़म ना कर सका। इसने अपनी सुबकी महसूस की जब भरे मजमा में पहली बार उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लोग उसकी बजाय जाहिद को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। वो अपनी ये तौहीन बर्दाश्त न कर सका और दिल में जाहिद के लिए खार डाल ली। ये शख्स इसको अपना हरीफ लगने लगा। वो किसी सूरत इसको अब अपने बहनोई के रूप में देखना न चाहता था। सोए इत्तेफाक के जब वो रस्मजीत की मुबारकबाद देने जाहिद के पास गया तो वो अपने किसी ख्याल में इतना गुम था कि फौरी तौर पर उसकी जानिब तवज्जो कर सका और न ही एहतरामन इसका खड़े होकर इस्तकबाल किया। ये रवैया संगराश के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसने फैसला कर लिया कि जाहिद ने अगर नोटिस नहीं लिया है तो वो भी इसको अपनी रिश्तेदारी से आउट करके रहेगा। इसने बाप से कहा कि आपका भतीजा तो सख्त बदतमीज है, जो बड़ों का एहतराम जानता है और ना खानदानी रवायात को। भरे मजमा की तकरीब में उसने मेरे लिए खड़ा होना गवारा नहीं किया। ये कल हमारे साथ किस तरह पेश आएगा? 100 भेंटों की कीमत इज्जत से ज्यादा नहीं है। आप इस रिश्ते को खत्म कर दीजिए। मुझे ये तौहीन कबूल नहीं। जहरा के वालिद को बेटे का मान रखने के लिए रकम वापस करना पड़ी। यूं रिश्ता खत्म कर दिया गया। इसके बावजूद बरसों इन घरानों की दोस्ती दुश्मनी में ना बदली। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बावजूद शुक्ररंजी कोई मुखालिफाना कार्रवाई ना की, क्योंकि दोनों घरानों के बुजुर्ग आपस में खून खराबा ना चाहते थे। लाला आजम मजबूत शख्स था। इसने तौहीन का ये प्याला पी लिया, लेकिन जाहिद को चीन कहाँ। इसके लिए तो ये जीने और मरने वाला मकाम था। अगर जाहिद के लबों से मुस्कुराहट छन गई थी तो जहरा भी खुद को जिंदा दर गौर महसूस कर रही थी।
बेटी को हद दर्जा अफसुर्दा देखकर माँ ने इसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। वो जानती थी कि अब अगर ये जाहिद से मिली तो रिश्तेदार मुआफ करेंगे और ना जहरा का वालिद और भाई। जब तमाम रास्ते बंद नजर आए तो जहरा ने अपनी रिश्तेदार सहेली के जरिया जाहिद से राब्ता किया। वही इन दोनों को मिलाने का जरिया बनी। एक रात बाग में दोनों की मुलाकात तय पाई। मिलने की जगह घर से ज्यादा दूर न थी कि जहर रात के अंधेरे में दूर न जा सकती थी। अलबत्ता जाहिद जान पर खेलकर जहरा के वालिद के घर से मुत्तसिल खरबानियों के बाग में आया। ये रात के 12 बजे का वक्त था। दोनों की लब पर एक ही बात थी कि किस तरह बिगड़ी को फिर से बनाए, कैसे दोनों अपने अपने घरानों को राजी करें। दोनों ही जानते थे कि भेड़ों की कीमत ले देकर अब इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना मुमकिन न था। बिलाखिर जहरा ने कहा, जाहिद अगर तुम्हारी शादी मुझे से न हुई तो मैं न जीऊंगी, खुदकशी कर लूंगी। अगर तुम खुदकशी कर लोगी तो मैं भी खुदकशी कर लूंगा। मुझसे तुम्हारी मौत का सदमा ना सहा जाएगा। दोनों अभी इतना ही कह पाए थे कि जहरा का बाप उनके सर पर पहुंच गया, क्योंकि जब जहर उघर से निकली थी तो इसकी माने की आंख खुल गई थी। बेटी को बिस्तर पर ना पाकर वो दरवाजे को देखने गई, जिसकी कुंडी खुली हुई थी। तभी समझ गई कि वो जरूर जाहिद से मिलने गई है। घबराकर उसने शौहर को जगाया कि देखो बेटी कहाँ है। इसका वालिद घर से निकलते ही पहले बाग में गया। इसको अंदाजा था कि लड़की यहीं कहीं होगी, क्योंकि इसको गायब हुए ज्यादा देर न गुजरी थी। बाप ने लड़के को कुछ न कहा, लेकिन अपनी बेटी को खींचता हुआ घर ले आया। वो रात के वक्त वावेला न करना चाहता था। अपने बेटे सिंगर इश से भी खाइफ था कि उसी वक्त खून खराबा कर दे। बाप ने जाहिदा को कुटेर में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। ये हादसा जाहिद के लिए सख्त जहनी और दिली तकलीफ का बाइस बना। इसके हवास जाते रहे। कितनी ही देर वो पत्थर का बुत बना बैठा रहा। जब सुबह की अजान हुई इसको होश आया और वो बाग से उठकर अपने घर चला गया। अब इसको जहरा के बगैर तमाम जिंदगी गुजारनी थी। वो अब गांव भर के लड़कों के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहा था, क्योंकि मंगनी का टूटना एक कलंकी जैसी बात समझी जाती थी। वो तो अभी सोच विचार में था, मगर लड़की ज्यादा बेहौसला और जज्बाती थी। उसने एक बार फिर सहेली के जरिया राबता की कोशिश की, मगर उसने इनकार कर दिया। अलबत्ता अपनी माँ से दरख्वास्त की वो जाहिद और जहरा की मदद करे। रिश्ते में ये खातून जाहिद की मुमानी और जहरा की बच्ची होती थी, और उसका दोनों घरानों में आना जाना भी था। इस पर कोई शक भी ना कर सकता था। उसने पहले जाहिद को समझाने की कोशिश की तो वो मिन्नतें करने लगा कि एक बार अब मेरी आवाज़ जहरा तक पहुंचा दो। औरत रंजीदा लड़के को देखकर मजबूर हो गई और उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड कैसेट जहरा को दी और उसको भी समझाया कि बेटी तुम अब बाज़र हो। तुम्हारे वालिद और भाई को पता चल गया तो वाप की तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। जब तुम राब्ता से इनकार करोगी तो जाहिद बाज आ जाएगा। जेराने को टेर बंद करके मध्यम आवाज में कैसेट में रिकॉर्ड बातें सुने और फिर मायूस होकर उसने जवाब में कहा कि ये मेरा आखिरी पैगाम है। जाहिद क्या जानता था कि जहरा का आखिरी पैगाम दरअसल मौत का पैगाम है। बहुत बेचैनी से इसने कमरे में जाकर टेप रिकॉर्ड डाल ऑन किया। जहरा रोती हुई कह रही थी कि यह दुनिया हमारी दुश्मन बन गई है। अगर ये हमको एक होता नहीं देख सकते तो हम भी उनको मरकर दिखा देंगे। तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुमने जुमेरात को सुबह के वक्त खुदकशी करनी है और मैंने भी। हम इस जहान में नहीं मिल सकते तो अगले जहान में तो मिल सकते हैं। देखो वदा खिलाफी ना करना। इस पैगाम को जाहिद ने बार बार सुना। 3 रोज बाद जुमेरात आने वाली थी और उसके ज़हन में ये पैगाम रासिख हो गया कि इन दोनों को बस एक साथ, एक दिन एक वक्त ही मरना है। वो 2 रोज बार बार बंदूक की नाली साफ करता। घर वाले पूछते तो कहता कि शिकार करना है। फिर जुमेरात की वो मनहूस सुबह आ गई। इसको यकीन था अगर उसने अपनी जान वक्त पर ना ली तो जहरा की मौत की खबर सुननी पड़ेगी। उसने तो जो कहा है कर गुजरेगी और मैं मर्द होकर इससे 2 कदम पीछे रह जाऊंगा। बाप जब काम पर चला गया, माँ बावर्ची खाने में थी और बहन बावर्ची खान में माँ का हाथ बटर ही थी कि उन्होंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ की समत दौड़े। देखा तो उनका वारिस खून में लथपथ था। गोली इसके पेट में लगी थी।
वो घबराकर उधर उधर भागने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था क्या करें। आसपास के रहने वाले सभी लोग इकट्ठे होकर आ गए। देखते ही देखते सारा गांव उनके घर के सामने जमा हो गया। लोगों ने जल्दी से जाहिद को चारपाई पर डाला और अस्पताल ले गए, लेकिन इसने रास्ते में दम तोड़ दिया। कुछ दिन सो रहा, फिर रफ्ता रफ्ता घर वालों ने मामूलात जिंदगी में फिर से जीना शुरू कर दिया। एक रोज माँ जाहिद के कमरे में सफाई की गरज से गई तो टेप रिकॉर्ड में लगी कैसेट मिल गई। बहन ने इसे चलाया तो उसकी मौत के राज से पर्दा हट गया। एक ही कैसेट में जाहिद और जहर दोनों की आवाजें रिकॉर्ड मिले। जाहिद ने इसकी बात पर अमल कर दिया, लेकिन जहर अलिफा वक्त पर अपनी जान ना ले सकी। वो जिंदा थी। जाहिद के वालिदैन ने जहरा के घर आकर उसके वालिदैन को कैसेट सुनाया और कहा, अब बताओ लाला कि हम तुम्हारी लड़की को क्या सजा दें। मन्नी भी आप लोगों ने ख़त्म की और उकसाया भी मौत के लिए। तुम्हारी लड़की ने मेरे बेटे को, खुद तो इसको अपनी जिंदगी प्यारी लगी और मेरे बच्चे की जान गई। उसकी सजा मैं दूंगा, जहरा की जान अपने हाथों से लेकर। लाला का ज़र्फ बड़ा था। इसने किस्म दी के खबरदार, बच्चे अक्ल के कच्चे होते हैं। इस बेअक्ल को हमने मुआफ किया, तुम भी मुआफ कर दो। कसूर तो हम बड़ों का है। हमने रिश्ता तय करके फिर मन्नी ख़त्म करके उनके ख्वाब तोड़ दिए। अब नस्ल दर नस्ल दुश्मनी नहीं करनी, सुलह की राह पर चलाना है। यूं एक शख्स की फिरासत से उनकी नस्ल खून खराबे से बच गई।